हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में और कूलाम के नियम के बारे में। आज हम कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें हम ये जानेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है उस बल की दिशा किस ओर होती है, क्योंकि बल जो है वह एक सदिश राशि होती है और यहाँ पर एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है तथा दूसरा आवेश पहले वाले आवेश पर बल लगाता है, तो वहाँ पर जो बल की दिशा होगी वो होगी किस तरफ, उसी का निर्धारण करेंगे हम आज की क्लास में। तो स्वागत है प्यारे दोस्तों आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो समझ लेते हैं आज का टॉपिक और निर्धारण करते हैं वैद्युत बल की दिशा का। तो माना कि हमारे पास कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर हैं। ये हम इनकी स्थिति निर्धारित कर देते हैं R1 वेक्टर व R2 वेक्टर, और ये हो गया मूल बिंदु O। क्लियर है प्यारे दोस्तों यहाँ तक। अब आपको यह पता है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य जो वैद्युत बल लगता है वह हम ज्ञात करते हैं कूलाम के नियम से। अगर दोनों आवेशों की प्रकृति समान है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। अब हमारे पास Q1 आवेश अगर यहाँ पर रखा हुआ है और Q2 आवेश को लाकर यहाँ पर रख दिया जाता है तो Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाता है। इसी प्रकार से Q2 आवेश भी Q1 आवेश पर बल लगाता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्थितियाँ बन जाती हैं और दोनों ही स्थितियों का हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। चाहे तो आप इसे एक डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं या दोनों डायग्रामों के द्वारा भी समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा। सेकंड में आप Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास दो स्थितियां बन जाती हैं, दोनों को हम अलग अलग डायग्राम के द्वारा दर्शा देते हैं। क्लियर है प्यारे दोस्तों। ये इसका स्थिति सदिश R1 और ये इसका स्थिति सदिश R2 है। अब हमारे पास फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें हम ये देखते हैं कि Q1 आवेश पर बल लग रहा है Q2 आवेश के कारण। तो यहाँ पर Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो बल की दिशा होगी वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी और इस पर जो दिशा होगी वो होगी इसके बाईं तरफ, क्योंकि दोनों आवेशों की प्रकृति समान है। तो ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इसे इस ओर खिसकाता है। तो हमारे पास यहाँ पर बल का मान होगा F1 2 वेक्टर, यानी 2 के कारण 1 पर फोर्स। क्लियर है। और यहाँ पर आर कैप की जो डायरेक्शन होगी वो भी होगी Q2 से Q1 की ओर, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो रियल में एक तरह से विस्थापन ही है और Q2 से Q1 की ओर है। तो यहाँ पर हो गया R12 वेक्टर। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पॉइंट की कि यदि Q1 आवेश Q2 पर फोर्स लगाता है तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन होगी इस ओर और वो होगी इस रेखा के अनुदिशी, क्योंकि कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि बल की जो दिशा होती है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर बल हो गया F2 पर लग रहा है 1 की वजह से, तो यहाँ पर हो गया F21 वेक्टर और यहाँ पर जो विस्थापन सदिश होगा वो होगा R21 वेक्टर। ये डायग्राम हो गए इन दोनों स्थितियों के। क्लियर है। अब आप यहाँ पर इनका वर्णन कर सकते हैं कि माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। तब हम यहाँ पर त्रिभुज सदिश योग नियम का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक सदिश O से स्टार्ट है Q2 की ओर जा रहा है, Q2 से Q1 की ओर, और R1 वेक्टर जो है वो इसके विपरीत दिशा में पहुँच रहा है। तो हमारे पास हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं त्रिभुज के सदिश योग नियम से। तो त्रिभुज के सदिश योग नियम से हम जानते हैं कि यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं तो तीसरी भुजा के द्वारा
विपरीत क्रम में उसका परिणामी सदिश दर्शाया जाता है। और विपरीत क्रम में जो सदिश होता है वो शेष दोनों भुजाओं के सदिशों के योगफल के क्या होता है, बराबर। तो आप यहाँ पर देखिए क्रमागत कौन कौन है, यहाँ से हम बढ़ते हैं, ये सदिश यहाँ पर खत्म और यहाँ से ये सदिश स्टार्ट है। इसका मतलब ये दोनों सदिश क्रमागत भुजाओं के द्वारा दर्शाए गए हैं और ये इसके विपरीत क्रम में है। तो हमारे पास में विपरीत क्रम वाला सदिश r1 वेक्टर और हमारे पास में क्रमागत में है r2 प्लस r12 वेक्टर। कूलाम के नियम में हम जानते हैं कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हमें चाहिए। इसका मतलब हमें r12 वेक्टर का मॉडुलस चाहिए। हमें यहाँ पर r12 की जरूरत है, तो r2 का कर दीजिए आप इधर पक्षांतरण, तो हमारे पास में आ जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बराबर r12 वेक्टर। अर्थात इसे मैं लिख सकता हूँ r12 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गया। इसी प्रकार से सेकंड डायग्राम से अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, यही नियम का हम करेंगे उपयोग और वहाँ से हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं r21 वेक्टर, r21 वेक्टर। तो फर्स्ट में 2 है तो r2 वेक्टर, फिर है 1 r1 वेक्टर, क्योंकि ये एक दूसरे के सापेक्ष मान बता रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए r1 में जुड़ेगा r21 वेक्टर और बराबर में हो जाएगा r2 वेक्टर, इसलिए r1 का कर देंगे हम पक्षांतरण, तो हमारे पास यही मान प्राप्त हो जाएगा r21 वेक्टर बराबर r2 माइनस r1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें f12 वेक्टर और f21 वेक्टर का मान ज्ञात करना है। फिर हमें ये देखना है कि f12 वेक्टर और f21 वेक्टर की डायरेक्शन किस ओर होती है। देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कि Q1 आवेश के कारण, या हम Q1 आवेश पर निकाल सकते हैं, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण वैद्युत बल। तो हमारे पास में आ जाएगा 1 पर है 2 की वजह से, तो मान होगा हमारे पास में F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहाँ एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, आवेश हमारे पास में है Q1 Q2 और दोनों के बीच की दूरी r12 वेक्टर का मॉडुलस और उसका होल स्क्वायर। आप यहाँ पर मॉडुलस नहीं लेते हैं तो इसको वेक्टर को भी हटा दीजिए, क्योंकि किसी भी सदिश का परिमाण अगर हम लेते हैं तो वह अदिश राशि ही होती है। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वह है r12 कैप की दिशा में। क्लियर है, यानी जिस दिशा में विस्थापन चल रहा है उसी दिशा में बल की डायरेक्शन है। या हम ये कह सकते हैं कि r12 कैप जो है वह सदिश r12 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ समीकरण नंबर 3 से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम समीकरण 3 के अन्य रूप भी ज्ञात कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बाकी हमारा काम समीकरण नंबर 3 से हो जाएगा। इसका अन्य रूप अगर हम देखना चाहें तो वह हमारे पास में हो जाएगा F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर है Q1 Q2 अपॉन। चूँकि हम जानते हैं कि एकांक सदिश की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार r वेक्टर अपॉन r, यानी सदिश बटा सदिश का परिमाण को हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं या नॉर्मल में r लिख सकते हैं। तो r कैप की जगह हम यूज कर सकते हैं r वेक्टर अपॉन r वेक्टर मॉडुलस। हमारे पास एकांक सदिश है 1 2, तो हम यहाँ पर 1 और 2 यूज कर सकते हैं। 1 2 यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर भी क्या आएगा 1 2। तो यहाँ पर देखिए r12 कैप की जगह यूज कर सकते हैं r12 वेक्टर, तो हमारे पास में आ जाएगा r12 वेक्टर। 2 परिमाण ऑलरेडी पहले हैं, एक परिमाण ये आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास में आ जाएगा r वेक्टर 1 2 मॉडुलस पावर 3। यह हो गया F12 का दूसरा रूप, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 4।
अब आप यहां से देखिए R12 वेक्टर बराबर क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो हम यहाँ R12 वेक्टर की जगह ये मान भी रख सकते हैं, तो इसका एक और रूप बन जाएगा। देख लेते हैं हम इसको भी। F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर पावर 3, क्योंकि R12 वेक्टर का मान इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे। यहाँ पर भी वेक्टर का ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर परिमाण था। ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास F12 के अन्य रूप प्राप्त हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण वैद्युत बल। तो हमारे पास जहां 1 है उसकी जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 1, यानी इसका रूप जो है वो चेंज हो जाएगा। बाकी तरीका यही रहेगा। बढ़ते हैं इससे आगे, यहां तक कर लीजिए आप इसको नोट, फिर इससे आगे हम देखते हैं। अब हमारे पास में है Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण वैद्युत बल। तो हमारे पास फॉर्मूला इसका हो जाएगा F2 पर है 1 की वजह से वेक्टर बराबर सेम इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर Q1 Q2 क्योंकि आवेश दोनों सेम है। अब डिस्टेंस हमारे पास में है R21 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगी दिशा R21 कैप, इक्वेशन नंबर 6। इसी रूप में इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो इसका अन्य रूप हमारे पास में आ जाएगा इक्वेशन नंबर 8। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 6 के अन्य रूप हो जाते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 को आप देखिए कि R12 कैप की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में है डायग्राम के अनुसार 12 कैप, इसकी डायरेक्शन है 2 से 1 की ओर, जबकि 21 की डायरेक्शन है 1 से 2 की ओर। यहाँ पर दोनों के परिमाण बराबर हैं, यानी एकांक जो सदिश हैं, एकांक सदिशों के परिमाण बराबर होते हैं, परिमाण 1, और डायरेक्शन एक की लेफ्ट हैंड साइड में, एक की राइट हैंड साइड में, मान बराबर दिशा विपरीत। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि R12 कैप बराबर है R21 कैप, एकांक सदिश है, दोनों के परिमाण बराबर, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ पर हम R12 कैप बराबर -21 कैप का यूज करेंगे समीकरण नंबर 6 में। तो हमारे पास 21 की जगह आ जाएगा 12 और साथ में साइन आ जाएगा माइनस का। यहाँ पर 21 वेक्टर मॉडुलस या 12 वेक्टर मॉडुलस कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका परिमाण है और परिमाण तो आपके पास अदिश राशि है, तो ये दूरी तो आपकी सेम है ही। तो समीकरण 6 और समीकरण 9 का हम करते हैं उपयोग। बढ़ते हैं इससे आगे, यहाँ तक कर लीजिए आप इसको नोट। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा समीकरण 6 व समीकरण 9 का उपयोग करने पर, दोनों का करेंगे हम उपयोग करने पर। तो समीकरण 6 में हमारे पास में है F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर है Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर था, इसको हम लिख सकते हैं 12 वेक्टर और मॉडुलस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर परिमाण ही है तो 12 और 21 के मान बराबर ही हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस R12 कैप, यहाँ पर माइनस के साइन को कर दीजिए आप आगे, हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर माइनस आगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा R12 कैप। इसे दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 10। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो राशि मैंने ब्रैकेट में लिखी है वह इक्वेशन नंबर 3 का ही है, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो मान है वो हमारे पास में है F12 वेक्टर के बराबर। तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। ये हो गया हमारे पास फाइनल इन दोनों बलों के लिए इक्वेशन नंबर 11। इस इक्वेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर F21 वेक्टर और F12 वेक्टर
अगर हम इनके परिमाण लेते हैं तो परिमाण दोनों के बराबर हैं, लेकिन सदिश राशियों में अगर यहाँ पर माइनस का साइन आता है तो यहाँ पर इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत प्राप्त होती है। तो हमारे पास सारांश ये है प्यारे दोस्तों कि कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है उनके परिमाण तो एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। यह जो परिस्थिति यहाँ पर बन रही है वो सेम उसी प्रकार की बन रही है जैसे न्यूटन के लिए गति के तृतीय नियम में बनता है, यानी एक वस्तु के द्वारा क्रिया होती है तो दूसरी वस्तु के द्वारा समान परिमाण की विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया। तो इसका एक सारांश हम ये कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वह न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है, यानी उसके अनुसार काम करता है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण समान होते हैं, लेकिन दिशा उनकी एक दूसरे के विपरीत होती है। ये समझा हमने कूलाम के नियम में सदिश निरूपण में। आज के टॉपिक के द्वारा हमें इन बलों की दिशा का निर्धारण करना था और दिशा हमें प्राप्त हुई है प्यारे दोस्तों एक दूसरे के विपरीत। अब हम इस नियम से संबंधित कुछ मुख्य बातों के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या सारांश निकल के प्राप्त हुआ है हमें इस नियम के द्वारा। तो यहाँ पर सारांश आपको मिल चुका है कि दो बिंदु आवेश परस्पर एक दूसरे पर परिमाण में समान व विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यहाँ तक। अब कूलाम के नियम से संबंधित कुछ बातों के बारे में हम जान लेते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास में है कि कूलाम के नियम के लिए आवेश जो होते हैं वो बिंदुवत एवं स्थिर होने चाहिए। सेकंड हमारे पास में है कि कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। यह नियम 10 की पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर यानी बहुत अधिक दूरी तक यह नियम लागू होता है या ये बल लगता है। नेक्स्ट हमारे पास में यह है कि कूलाम का जो नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि विद्युत बल या कूलाम बल, यहाँ पर जो विद्युत बल लगता है उसे हम कूलाम बल भी कह सकते हैं। यह एक संरक्षी बल है तथा यह केंद्रीय बल को भी व्यक्त करता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 पर लगने वाले बल का जो मान होता है वो किसी तीसरे आवेश के कारण परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रकार कूलाम का जो बल होता है वह द्विवस्तु अंतःक्रिया बल है। इसका मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि अगर एक बिंदु आवेश Q1 यहाँ पर है, एक बिंदु आवेश Q2 यहाँ पर है, तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा उस बल का मान किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से परिवर्तित नहीं होता है। Q1 और Q3 के मध्य बल लगेगा तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल Q2 की वजह से प्रभावित नहीं होगा। Q2 और Q3 के मध्य जो बल लगेगा वह Q1 की वजह से प्रभावित नहीं होता है। यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है या कूलाम बल या विद्युत बल जो है वह सिर्फ दो बिंदु आवेशों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया होती है। समझ में आ गया होगा इसका अर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट में कि वैद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत अधिक होता है, और वो हम जानते हैं कि वैद्युत बल जो है वो नाभिकीय बल से कमजोर होता है और गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल होता ही है। ये थी हमारे पास में कूलाम के नियम से संबंधित कुछ बातें। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सबको नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में आज का टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यदि टॉपिक आपका क्लियर होता है दोस्तों तो आप इसको अन्य साथियों को भी सेंड कर दीजिए ताकि उनके भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो सके। नोट्स एक तरह से आपको प्रोवाइड हो ही चुके हैं, आपके पास में सब कुछ लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि जब दो बिंदु आवेशों के अलावा अन्य आवेश भी किसी निकाय में मौजूद हों तो उन सभी आवेशों के कारण किसी एक बिंदु के ऊपर टोटल कितना बल लगेगा, और वो हम ज्ञात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अर्थात नेक्स्ट भाग में हम समझेंगे वैद्युत बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तब तक के लिए धन्यवाद।